हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आरती इंडस्ट्री को देखेंगे। आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड, इनफैक्ट सिर्फ आरती इंडस्ट्री नहीं, कल एंटायर पूरा केमिकल सेक्टर ही हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा था, बट आरती इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। इसके ऊपर मैंने रीज़न भी आप लोगों को बता दिया। पहला तो रीज़न यही था कि आरती इंडस्ट्री के Q1 के नंबर तो अच्छे थे, बट उन्होंने फ्यूचर का गाइडेंस उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, अनक्लैरिटी, मतलब आप कह सकते हैं अनसर्टिनिटी के चलते। ठीक है, तो अनुमान लगाना एनालिस्ट के लिए, बड़े ब्रोकरेज के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। एंड उसके बाद इस अनसर्टिनिटी को और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मिल गए। कैसे? चाइना के डंपिंग के वजह से। ठीक है, तो चाइना अभी क्या करेगा, सस्ते दाम में केमिकल्स यहाँ पे डंप करेगा, तो यहाँ पे इन कंपनीज को और सस्ते दाम में केमिकल के साथ यहाँ पे डील करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा, अर्निंग गिरेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते आरती इंडस्ट्री कल हम देख सकते हैं बहुत ही ब्रूटल तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो बेसिकली क्या है, अनसर्टिनिटी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रही है कि आगे क्या होगा करके। तो इसी चीज़ के चलते आरती इंडस्ट्री में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी, जो कि आज के दिन भी 3.5% कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बात करेंगे SGVN, कल के दिन इनके नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, नंबर तो डिसेंट थे, एस्टिमेट को भी बीट किया था, क्वार्टरली ईयरली अच्छा था, प्लस एस्टिमेट का भी जो अनुमान था उसको भी उन्होंने बीट किया था। ओपनिंग काफ़ी शानदार रही। क्लोजिंग की बात करें 3.5% के आसपास हम लोग को नेट तेजी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल गई। उसके पीछे का रीज़न ये था कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो नंबर अगर अच्छे आएंगे तो बाजार यूजुअली हम लोगों ने देखा है थम्सअप देते हुए देखने को मिला है। नंबर खराब आएंगे तो ऑब्वियसली यूजुअली हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL के आज के दिन नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। आई गेस कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। तो कैसे रहे नंबर, तो चलिए एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ठीक है, नंबर्स को ओपन कर लिया है। जून, मार्च, जून का सीक्वेंस है यहाँ पे। तो इनकम देख सकते हैं 5 लाख, देन 15 लाख, देन 4 लाख यहाँ पे इनकम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब ईयरली तो ठीक है, क्वार्टरली तो हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि पिछले इनकम को तो बिल्कुल भी मैच यहाँ पे कर ही नहीं सकते। पिछला इनकम तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, वो मार्च क्वार्टर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें यूजुअली रहती है। खर्चे की बात करेंगे 3.5, 9.5 एंड यहाँ पे कितना 3.25 के आसपास देखने को मिले। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिल जाएगा। तो कितने का है प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला? ठीक है, तो वो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1,58,000। थोड़ा मैं शॉर्ट टर्म में लिख लेता हूँ, 158 पकड़ लो। लास्ट टाइम था लगभग राउंडेड 580 पकड़ लेते हैं, और उसके पहले 108, मतलब ईयरली 108 कितना हो गया 158, 580 कितना हो गया 158। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। नंबर यही तक पढ़ना, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने अगर देखा तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक बड़ा एडजस्टमेंट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इनको एक टैक्स रिफंड यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि आगे की चीज़ें थोड़ी बहुत बदलते हुए देखने को मिले, बट अल्टीमेटली जो फाइनल कंक्लूजन है वो सेम ही रहा है। अगर आप अर्निंग्स को भी देखेंगे, अर्निंग्स बोले तो EPS को, अर्निंग पर शेयर, सो 12 का EPS कितना हो गया 21.50। तो ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस है। पिछले क्वार्टर में 64 था, जो कि अभी 21 के आसपास देखने को मिला है। यूजुअली मार्च क्वार्टर के नंबर हम लोग को ज़्यादा ही हाई लेवल पे देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे HAL की बात करें तो ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ईयरली अगर हम लोग बात करें तो। जैसे कि आपको बताया ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। तो जैसे नंबर यहाँ पे आ गए तो हम लोग को एक शॉर्ट रेंज में एक गिरावट भी यहाँ पे हल्की सी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। यूजुअली जितने भी PSU स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं जो कि क्वार्टरली प्लस ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, ऑब्वियसली प्लस एस्टीमेट को बीट करके, वहीं पे हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वरना बाकी जितने भी PSUs है उनमें हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, माझगांव डॉक के नंबर भी अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। माझगांव डॉक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके नंबर काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो चलिए उसको भी फटाफट और भी यहाँ पे कर लेते। कंसोलिडेटेड नंबर है जून, मार्च, जून का सीक्वेंस है। टोटल इनकम 262, 345, 240, 240 अच्छा है, 262, 345, 262 यहाँ पे देखने सेम ईयरली अच्छा है। क्वार्टरली थोड़ा डाउन ही देखने को मिल जाता है। खर्चे कितना है 173, 260, 200 के आसपास इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बहुत सारे एडजस्टमेंट को पकड़ के सब कुछ ऐड लेस करने के बाद फाइनल प्रॉफिट पे ही आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना उल्टा फुल्टा, तो कोई वैसा उल्टा फुल्टा एडजस्टमेंट नहीं है। 69,610, 66,297 एंड 31,000। 31 का तो 69 बहुत अच्छा है। और पिछले क्वार्टर की बात करें 66,000, वो भी 69,000 यहाँ पे आ चुका है। मतलब क्वार्टरली ईयरली यहाँ पे MDL की बात करें, माझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें, काफ़ी अच्छा है। EPS भी देख सकते हैं 34.51,
32.87 एंड 15.59। तो ईयरली तो अच्छा ही रहता है क्योंकि इतना बड़ा गैप रहता है कंपनी को ग्रो करवाने के हिसाब से 12 महीने का। एंड क्वार्टरली बात कर रहे हैं 3 महीने का ही गैप रहता है, बट स्टिल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एमडीएल मतलब माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो हम लोगों को ये उसी कैटेगरी में आते हुए देखने को मिले जो कि क्वार्टरली, ईयरली प्लस एस्टीमेट को भी बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अच्छी बात है भाई। तो इसी चीज़ के चलते हम लोगों को शायद से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्टअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट इनको तेजी अगर टिकानी है तो ऑब्वियसली इनका ऑर्डर बुक लगातार यहाँ पे बढ़ते रहना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन जाती है। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो नो डाउट ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, हिंडनबर्ग, सेबी, अदानी, ये तो लंबी पारी यहाँ पे चलती रहेगी। सिंगल डबल का खेल यहाँ पे जारी है अभी भी। एंड अगर फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो जब से वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली है उसके बाद से लेके अभी भी अगर हम लोग देखें तो अदानी के शेयर्स में आज के दिन सिर्फ अदानी एनर्जी की बात करें तो ये थोड़ा 3-4% ऊपर देखने को मिला है। बाकी के सारे जितने स्टॉक है उनमें लाल निशान ही हम लोग को वर्कआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं है, बट फिर भी धीमे धीमे करके हम कह सकते हैं 1-2% होते जो कलेक्टिवली गिरावट है अभी 4-5-6% तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये काफ़ी लंबी अवधि की लड़ाई यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इसके पीछे का काफ़ी लोग पूछते हैं सर ये खत्म कब होगा। सो खत्म अगर इसको करना है तो भाई आपको मतलब यूजुअली कोर्ट बेट में जाके अगर इस चीज़ को अगर खत्म करेंगे तो ही वो चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट यहाँ पे हो सकती है, वरना ये हिंडनबर्ग बार बार यहाँ पे कभी भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगले ने अभी ये मामला मान लीजिए एक टाइम के लिए टल गया करके, कोई यहाँ पे रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, शांत हो गया सब कुछ, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हो गई, फिर वापस क्या पता कभी 6-7 महीने के बाद वापस उसका ट्वीट आ जाए करके। तो ये अगर चीज़ें रोकनी है तो इसको परमानेंटली खत्म करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना वो इन्फोसिस ने कैसे किया था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रिलेटेड, वैसा कुछ अगर वो परमानेंट सोल्यूशन लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे ठीक है, वरना ये चीज़ें बार बार वो यहाँ पे परेशान यहाँ पे करते रहेंगे। देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। दैन बात करेंगे दोस्तों अदानी से रिलेटेड ही 2 खबरें, तो उसमें से एक अच्छी खबर देखने को मिली कि अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे अभी पैसा उठाने की पहली बार यहाँ पे मेडन फर्स्ट टाइम रिटेल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू यहाँ पे पैसा उठाते हुए देखने को मिल सकते हैं। QIP भी हम लोग को देखने को मिल सकता है अर्ली सितंबर की बात करें तो। सो यहाँ पे यही चीज़ें देखने को मिले कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे इम्पैक्ट इनको करवाएगी कि नहीं करवाएगी। तो फिलहाल तो अदानी का ये कहना है कि कोई इम्पैक्ट नहीं करवाएगी। $2 बिलियन का QIP ये लाने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं अर्ली नेक्स्ट मंथ की अर्ली स्टेज में अगर हम लोग बात करें तो। बट आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये ऑब्जर्वेशन मैंने इसके पहले भी देखा है। कौन सा? कि जब भी अदानी ग्रुप फंड रेस करने के लिए जाता है तभी हम लोगों ने देखा हिंडनबर्ग की बड़ी हलचल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अभी एटलीस्ट हिंडनबर्ग ने 2 ही बार इनको टारगेट यहाँ पे किया। पहली बार भी टारगेट किया था, कब किया था? तभी बहुत बड़ा FPO लेकर वो आ रहे थे, आपको पता है 20,000 करोड़ का FPO था। ठीक है, उन्होंने कॉन्टैक्ट विंटैक्ट लगवा कर भाई पूरा तो भरवा दिया, बट बाद में उन्होंने वापस उसको कैंसिल आउट करके पैसे वापस दे दिए बड़े लोगों के। ठीक है, सो बहुत बड़ा फंड तभी चाहिए था, तभी उन्होंने रिपोर्ट लाई थी और तभी तो काफ़ी दिक्कत हुई थी, स्टॉक तो एकदम बेकार तरीके से गिरे हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिसेंटली ये खबर देखी थी कि वो वापस एक और बार पब्लिक में जाके पैसा उठाने की कोशिश करने वाले, एंड उसके बाद आप वापस देख सकते हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जब भी वे फंड रेजिंग के लिए जाते हैं तभी हम लोगों को उसकी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एटलीस्ट 2 बार तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। और जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी फर्स्ट टाइम, तभी मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपको किसी को अगर डुबाना ही है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसकी फंडिंग रोकनी होती है। ठीक है, फंडिंग इन कंपनीज के लिए ऑक्सीजन रहता है, खास करके ऐसी कंपनी जो काफ़ी हेवी लोन लेकर चलती है। ठीक है, अगर उन्होंने एक बार डिफॉल्ट अगर मार लिया तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर आगे पैसा उठाने के लिए। एंड अगर पैसा अगर आप उठाने के लिए सक्षम अगर नहीं होगे तो धीमे करके वो ग्रुप वो कंपनी खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यही कोशिश हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंडनबर्ग भी शायद से करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। ठीक है, तो फंडिंग अगर मिल गई तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का बिजनेस आगे ग्रो यहाँ पे होता रहेगा। फंडिंग मिलने में अगर मुश्किल अगर आ जाएगी तो ग्रो करने में भी मुश्किल यहाँ पे आ सकती है। दैन बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है हिंडनबर्ग ने काफ़ी आरोप यहाँ पे लगाए थे। तो मॉरिशियस की अगर हम लोग बात करें FSC जो कि फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है, तो उनकी ओर से हम लोग को रिप्लाई आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि उन्होंने बताया सेबी चीफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले थे। तो उन्होंने तो फिलहाल यहाँ पे बोला है कि सेबी चीफ नॉट डोमिसाइल्ड इन मॉरिशियस करके। ठीक है, ये उनकी ओर से हम लोग को स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि हम परमिशन यहाँ पे नहीं देते टू क्रिएट अ शेल कंपनीज, किधर? मॉरिशियस में करके। ये उनके ओर से हम लोग को स्टेटमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी मॉरिशियस किसके लिए फेमस है जिनको पता है उनको समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। दैन बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक स्टॉक जबरदस्त यहाँ पे गिर सकता है, किसी की रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है। कौन से स्टॉक से रिलेटेड? डिवीज लैबोरेटरीज से रिलेटेड। तो डिवीज लैब आज के दिन 4% डाउन इसी चीज़ के चलते था, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। क्यों? क्योंकि वो 25% तक गिर सकता है, ऐसे एक एनालिस्ट का यहाँ पे मानना है। और वो एनालिस्ट कौन है दोस्तों? तो बहुत ही पॉपुलर नाम है भाई,
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। सो कोटक इंस्टीट्यूशनल्स की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने सेल से रिलेटेड उनका कॉल मतलब यहाँ पे एडिशन दिया है, कहा है कि 3600 तक आ सकता है, 25% तक यहाँ पे गिर सकता है, पोटेंशियल डाउनसाइड, ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिया। एंड इसी चीज़ के चलते डिवीज लैब में आज के दिन हम लोग को प्रेशर देखने को मिला, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। दैन दोस्तों यहाँ पे आ जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, और कल के दिन मैंने एक टॉपिक को कवर किया था, कौन सा, यस, कॉफ़ी डे की अगर हम लोग बात करें, सीसीडी की बात करें, तो जैसे आपको बताया था एनसीएलटी ये जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे कहा था कि हाँ भाई इंसॉल्वेंसी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं करके, ठीक है। अभी आज के दिन की बात करें तो कॉफ़ी डे एंटरप्राइज आप देख सकते हो, अरे 5% का सर्किट कैसे लग गया। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया था कि एनसीएलटी, ठीक है, ये रहता है, अगर आपको यहाँ का फैसला अच्छा नहीं लगा तो आप अपील कर सकते हैं किधर, एनसीएलएटी में, अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो बस सीसीडी ने वही किया है, आज के दिन आप देख सकते हैं एनसीएलएटी में ये गए और वहाँ पे जाके उन्होंने इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग का ऑर्डर एनसीएलटी ने दिया था उसके ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर ला दिया, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है भाई, ये तो कोर्ट का खेल तो यहाँ पे चलता रहेगा। वैसे तो कंपनी तो आप सभी लोगों को पता ही है कि बिजनेस तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, भयंकर कर्जा इनके पर है लगातार। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेगी, जो बिगनर रहेगा, रिटेलर रहेगा, इन चीज़ में आपको पता ही है पूरी तरीके से बर्बाद होते रहेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न ही आपको बता देती है, प्रमोटर 8% है, एफएस जो बचा कुछ है वो भी बेच देंगे, यहाँ पे डीएस तो पहले ही निकल चुके हैं। पब्लिक रहेगी भाई, पब्लिक इन चीज़ों में काफ़ी सेलिब्रेट करती है, अपर सर्किट देखकर यहाँ पे आपको पता है वो खुश हो जाती है, वो बिजनेस कभी नहीं देखेंगे, ठीक है, इसीलिए बार बार वो इन चीज़ों का शिकार होते रहते। प्लस प्रमोटर की बात करें तो यस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 8-8% है उसमें भी 28% उनका हम लोग को प्लेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है, गिरवी देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं पूरी तरीके से तो जाएगा नहीं प्रमोटर की होल्डिंग, कुछ हद तक और भी शायद से हो सके तो थोड़ी बहुत कम यहाँ पे हो सकती करके। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, एक बार कंपनी इन चीज़ों में अभी यहाँ पे फंस गई, ठीक है, तो ये कोर्ट मामला ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। जो शेयर के प्राइस को देखकर यहाँ पे मोटिवेट होता है वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है धीमे धीमे करके ऑपरेटर्स बराबर उनको खींच लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दिन में कैसे नीचे नीचे वो छोटा मोटा तो मोटिवेशन देंगे, यहाँ पे भी मोटिवेशन दिया, फिर क्रैश करवा दिया, फिर ऊपर नीचे यहाँ पे चीज़ें चलती रहेंगी। एंड आप देख ही सकते हो पिछले 5 साल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कैसे, तो जो प्राइसिंग के ऊपर फोकस रखता है भाई उनका बराबर यहाँ पे हम कह सकते हैं नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जो बिजनेस को समझते हैं उनको पता है ये कंपनी टोटली लॉस में देखने को मिल रही है, एंड कमबैक के चांसेस तो निग्लिजिबल नजर यहाँ पे आ रहे हैं। काफी लोग ये भी सवाल पूछते हैं सर जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में भी क्या ऐसा ही चल रहा है, तो यस मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जीवीके की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसको मैंने कवर किया था कि एनसीएलटी मतलब वही कोर्ट ने जीवीके पावर एंड इंफ्रा 18,000 करोड़ ड्यू था भाई, तो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड उन्होंने जो प्ली थी वो उन्होंने एक्सेप्ट यहाँ पे कर ली थी। तो अब ये लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, इसमें मतलब आप पकड़ ही लो 3-4 साल तो कभी कभी यहाँ पे चले जाते एक्चुअल में कानून के प्रावधान के हिसाब से अगर देखा गया, ठीक है, तो साल भर के अंदर अंदर ही चीज़ें होनी चाहिए करके। बट जैसे बताया कि ये कोर्ट रहता है, फिर उसके ऊपर ये भी नहीं तो आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें पकड़ कर 3-4 साल यहाँ पे लग जाते हैं। बट एक चीज़ समझो यहाँ पे बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 4-5 रुपये का स्टॉक में यूजुअली ज़्यादा फोकस किसका होता है, रिटेलर्स का ही होता है, ठीक है। एंड वो कोई गलत बात नहीं, 4-5 रुपये के हिसाब से हम गलत नहीं कह सकते, बट वो बिजनेस को देखेंगे नहीं कि भाई कंपनी करती क्या है, प्रॉफिट है कि नहीं, बाकी की चीज़ें क्या चल रही है करके। तो ये अगर आप निगलेक्ट करोगे, ठीक है, तो फिर मार्केट में लंबी अवधि की पारी खेलना काफ़ी मुश्किल रहेगा। बीच बीच में लक चल गया तो भाई अच्छी बात है, ठीक है, कभी कभी बुल रन आ जाता है तो ऐसे स्टॉक हम लोगों ने देखे, ऐसे फटाक से रॉकेट यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है अगर लक चल गया तो, वरना अगर देखा गया तो फिर कमबैक करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। अभी देख लेंगे आगे यहाँ पे क्या होता है करके, क्योंकि इसमें भी 2 स्टेप्स रहते हैं कि यहाँ पे इसको वापस रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अगर वो रिजॉल्व करने की कोशिश अगर फेल हो जाती है फिर एक ही ऑप्शन होता है भाई लिक्विडेट कर दो, मतलब कंपनी बंद कर दो करके। ये लंबा प्रोसेस है, अभी धीमे धीमे करके चलेगा तो देखना पड़ेगा क्या होता है करके। बट कमबैक करने के चांसेस की बात करें काफ़ी रेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वो कमबैक भी क्या ही रहता है, जो नया बायर यहाँ पे आ जाएगा वो पुराने शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता है, वो नई कंपनी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, उनके नए शेयर्स ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।